हमें जो वोट प्रतिशत मिला लगभग बराबर बराबर मिला, 1,06,000 वोट, 35-35 40,000 वाले भी एमएलए बन गए। तो बड़ी लीडरशिप को भी यही दिखता है कि पीली बंगा प्रोग्राम किया जाए। जो बरसाती मेंढक की तरह आते हैं वो पीली बंगा में कम से कम 8-10 कांग्रेसी ऐसे हैं जो कि टिकट की चाहत में या अपने आप को टिकट का प्रबल दावेदार बताते हैं। आपने 8-10 कम बताए हैं, मेरे को लगता है कि ज़्यादा हो जाएंगे। जब उसका टिकट नहीं मिलता है तो रुष्ट होकर के पार्टी का नुकसान करता है। कहीं ना कहीं कभी काम नहीं करता। 278 बूथ थे, 278 से ही चुनाव हारना। जो गुटबाजी की बात है तो हमारे रंधावा जी भी काफ़ी इस विषय पे लगे हुए हैं। कहीं न कहीं विरोध का सामना करना पड़ा, गाँव में कुछ नहीं दिए बीजेपी के लोगों को। कांग्रेस बहुत बड़ा समुंदर है, जितना काम पीढ़ी माँ की जनता के लिए करना चाहिए तो उतना हम कर नहीं पा रहे। जो बीजेपी आरएसएस के लोग गौ माता का जो नारा देते हैं, वो सुंदरा जी को साइड लाइन कर रखा है। नया सतीश पूनिया जी अभी हटाया उनको। देखिए, नए जिले बनाने से फायदा तो मिलता ही है। राज्य में पेपर लीक के मामले बहुत आ रहे हैं। ये संभाग वाइज भी पेपर लिया जा सकता है। आने वाला समय है जो युवाओं का, अगर अपनी सरकार भी गलत कर रही है तो उसका डट के विरोध करना चाहिए। जो बीजेपी वाले हैं झूठ की बुनियाद पे चल रहे हैं और जो धर्म का सहारा लेकर के ये अपनी दुकान चला रहे हैं। कहीं ना कहीं फेलियर है ना आपके बड़े नेताओं का। जो आपने बात रखी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। आपका धन्यवाद, इस चैनल का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे थे तो राजस्थान के अंदर तो पहले से ही फ्री वाला काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ राजस्थान। हमारे इस चैनल का मकसद है कि हम आपके सामने राजस्थान की प्रमुख घटनाएं रख सकें, यहाँ की कुछ मुख्य शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवा सकें। हनुमानगढ़ का एक प्रमुख विधानसभा है पीली बंगा। 2008 में इस विधानसभा को रिजर्व घोषित कर दिया गया था और पिछले 2 चुनाव से लगातार कांग्रेस की यहाँ से हार हो रही है। और दोनों ही चुनाव में यहाँ पर एक यूथ चेहरा, यंग चेहरा विनोद गोठवाल को टिकट दी गई। पिछली बार मात्र 278 वोटों से विनोद गोठवाल रह गए और चुनाव हार गए। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको और मुलाकात करवाते हैं विनोद गोठवाल से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ राजस्थान में। आपका भी वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, अपने कुछ फैमिली के बारे में बताइए, कौन कौन है परिवार में और राजनीति से किसी का कुछ लेना देना है पीछे या नहीं है, क्या कुछ फैमिली के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं खर्रिया गाँव है, यहाँ पीली बंगा से 10-12 किलोमीटर है। तो पापा जी बैंक में जॉब करते थे और फैमिली के अंदर पॉलिटिकल रूप से तो कोई वार्ड पंच भी नहीं रहा। और राजनीति की जो शुरुआत की मैंने 2005 से की। 2005 के अंदर पंचायत समिति का टिकट दिया गया। हमारे कंग साहब यहाँ चुनाव हार गए थे एमएलए का, उन्होंने टिकट दिया था तो मैं अच्छे वोटों से जीत गया। उसके बाद 2008 के पहले जो विधानसभा थी वो सामान्य सीट थी। उसके बाद 2008 के अंदर जो है रिजर्व हो गई। रिजर्व होने के बाद हमने भी थोड़ा बहुत प्रयास किया कि क्यों न, मैंने तो जयपुर दिल्ली देखने का ही मन था, टिकट मांगने का कोई मन नहीं था। तो सभी के साथ जाकर के भी नेताओं से मिल लेते हैं, एक परिचय के लिए गए थे। लेकिन 2008 के अंदर भी परफॉर्मेंस ठीक रही कि लीडरशिप ने कहा कि प्रयास करो, और 2013 में फिर टिकट दे दिया, 2018 में दे दिया। इस तरीके से बैकग्राउंड मैंने राजनीति शुरुआत की थी और मैडम भी 2010 के अंदर सरपंच रही है। तो यूथ कांग्रेस के विधानसभा के 2 चुनाव लड़े मैंने, तो दोनों में विधानसभा अध्यक्ष रहा। फिर लोकसभा प्रेसिडेंट भी बना दिया गया यूथ कांग्रेस से गंगानगर का। तो काफ़ी संगठनात्मक रूप से भी काम किया, निचले लेवल पे काम किया और ग्रास रूट पे काम करके बड़ा अच्छा भी महसूस होता है। लेकिन राजनीति से मुझे भी बड़ी चिढ़ थी कि राजनीतिक लोग अच्छे नहीं होते। लेकिन राजनीति के आने के बाद जो संघर्ष है, मैं कहता हूँ राजनीतिक लोगों का बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। एक ऑफिसर जाता है तो उसका शायद 10 से 5 का टाइम होगा, लेकिन राजनीतिक लोगों को 24 घंटे सेवाएं देनी पड़ती हैं और बड़ा टफ है। और मैं कहता हूँ राजनीति में आने के बाद आप ज़्यादा भला कर सकते हो लोगों का, अपनी बात रख सकते हो, अपने मुद्दे उठा सकते हो। इसलिए पहले मुझे लगा कि इसको छोड़ देना चाहिए, आरएएस की तैयारी कर लें, एसआई बन जाएं,
लेकिन अब लगता है कि संतुष्टि है कि आप पॉलिटिक्स में जाने के बाद हज़ारों लोगों का भला कर सकते हो। एक आरएस बन के, एसडीएम बन करके आप शायद उतना भला नहीं कर सकते जितना आप राजनीति में रह के कर सकते हो। इसी सोच के साथ मैंने काम करने का प्रयास किया, आम गरीब तक राहत पहुंचाने का भी काम किया। बिल्कुल जी। देखिए, अगर कहते हैं ना कि अगर कीचड़ को साफ़ करना है तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। एक आम नागरिक है, आम युवा ये सोचता है कि राजनीति में कौन जाएगा, राजनीति में कुछ नहीं रखा, ये तो ख़राब फील्ड है, ये है वो है। लेकिन जब तक हम उसमें उतरेंगे नहीं, हमें कैसे पता लगेगा? उतरने के बाद पता लगता है कि कितनी दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आपको नहीं पता लगता कि आपको कब नींद आएगी, कब आपने जागना है, कब सोना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सर, चुनावी साल है 2023, कितनी कुछ तैयारियां हैं आपकी इस बार? 2023 में अभी चुनाव है, 24 में भी चुनाव है। हम तो कंटिन्यू जब से चुनाव होने के बाद जो 2018 में हुआ, उसके बाद कंटिन्यू लगभग तैयारी में रहते हैं और अब थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बाकी लगभग मैंने तो कंटिन्यूटी रखी है कि हमेशा चुनाव के हिसाब से ही, चाहे बीच बीच में कार्यकर्ताओं से संवाद करना हो, मिलना हो, जो भी गतिविधियाँ थी जो चुनाव के समय करते हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं। यानी चुनाव ख़त्म होने के बाद भी चुनाव की तैयारियां चलती रहती हैं, ये कहना है। सर, लगातार 2 बार आपको पार्टी ने टिकट दी। 2013 में भी आपको टिकट दी, आप रह गए 5-7 हज़ार वोटों से, और पिछली बार तो आप बहुत नज़दीक पहुंच गए थे जीत के, और आप बस 278 वोट, शायद अगर मैं सही हूँ तो 278 वोटों से रह गए थे। इस बार क्या रीज़न है कि तीसरी बार भी पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताएगी? देखिए, हमें जो वोट प्रतिशत मिला लगभग बराबर मिला, 1,06,000 वोट। तो हमें राजस्थान में बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ 35-40 हज़ार वाले भी एमएलए बन गए। तो हमें लगभग उस एमएलए से 2.5 गुना ज़्यादा वोट मिले। और रही बात, पार्टी अपना फैसला करेगी, बड़ी लीडरशिप फैसला करेगी, लेकिन हमने उसके बाद जब भी चुनाव हारने के बाद, चाहे प्रधान की सीट हो, पंचायत समिति की बात हो, नगर पालिका बनाने की बात हो, अन्य जो नीचे लेवल पे जो बॉडी जो है कांग्रेस की, हमने मजबूती के साथ खड़ी की है। जैसे पंचायत समिति के अंदर डायरेक्टर जो थे, 19 डायरेक्टर में से हमारे कांग्रेस पार्टी के 16 जीत गए और एक निर्दलीय ने हमारा समर्थन किया। उसी तरीके से जिला परिषद के जीते हमारे विधानसभा के अंदर 6 या 7 जिला परिषद के डायरेक्टर होते हैं, उसमें से लगभग 6 जीत गए, एक ही हारा। और रावसर में पंचायत समिति की बात करें, उसमें भी हमारा जो वोट प्रतिशत है पहले से कहीं न कहीं बढ़ा है। और नगर पालिका की बात आई तो दोनों जगह, रावसर हो, पीलीभंगा हो, कांग्रेस का बोर्ड हमने उसमें बनाया है बोर्ड, और अच्छे बहुमत से बनाया। तो हमने जो पुराने चुनाव के समय में एमएलए के तो जो गलतियां की या कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट रहा, उसको हमने सुधार करके आगे नई सोच के साथ लोगों को जोड़ करके नए लोगों को भी जोड़ा है। और मैं कहता हूँ कि पार्टी इस बिहेव पे हमें मौका देगी, क्योंकि हमने जब से चुनाव हारने के बाद लगभग हमने प्रयास किए पार्टी के लिए, और पार्टी ने जो भी प्रोग्राम दिए, चाहे राहुल गांधी की सभा कराने की बात हो, तो उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ उस सभा को करवाया। क्योंकि बहुत से हनुमानगढ़ गंगानगर में जहाँ भी सभा की बात आई तो एक पीलीभंगा ही दिखता है, कहीं न कहीं भी ज़्यादा भीड़ करने की बात हो, कार्यकर्ताओं को ज़्यादा संवाद या जोड़ने की बात हो, तो बड़ी लीडरशिप को भी यही दिखता है कि पीलीभंगा प्रोग्राम किया जाए। और हमने जब भी बड़ा प्रोग्राम किए हैं तो बड़े धमाकेदार किए हैं। और मैं कहता हूँ कि दूसरे कई टिकटार्थी जो बरसाती मेंढक की तरह आते हैं, वो तो देखो हर व्यक्ति का अधिकार है एमएलए टिकट मांगने का, और मांगनी भी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जनता सब देख रही है कि हमारे बीच में कौन रहता है, सुख में कौन, दुख में कौन, मौके पे कौन आए। तो हम लगातार जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से मैंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद रखा। चुनाव हारने के बावजूद ग्राउंड पे टिके रहे, जिसके कारण मैं आपको बता दूं कि पीलीभंगा में 20 पंचायतें और 2 नगर पालिकाएँ हैं। ठीक कह रहा हूँ सर? पीलीभंगा के अंदर पंचायत समिति के अंदर 40 पंचायतें हैं पीलीभंगा पंचायत समिति, और जो रावसर की पंचायतें हैं उसमें है 22, तो टोटल 62 पंचायतें हैं। टोटल 62 पंचायतें हैं। 62 पंचायतें और दो नगर पालिकाएं यहाँ पे ना। हाँ जी। तो यहाँ पर तीसरी भी बन गई। और यहाँ पर लगातार, मतलब जो छोटे इलेक्शन है इसके अंदर लगातार कांग्रेस ने अपना परचम लहराया, कांग्रेस ने अपना दमखम दिखाया। लेकिन
जो बड़ा इलेक्शन होता है जिसको हम विधानसभा का चुनाव कहें, उसमें लगातार 2 बार से कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। और सर एक बात आपने कही कि सभी का अधिकार है। हमने देखा कि पीली बंगा में कम से कम 8-10 कांग्रेसी ऐसे हैं जो कि टिकट की चाहत में अपने आप को टिकट का प्रबल दावेदार बताते हैं। तो इतना बड़ा गुट क्या सब? आपने 8-10 कम बताए हैं, मेरे को लगता है कि ज़्यादा हो जाएंगे। पिछली बार भी लगभग 25 के आसपास थे, अब की बार हो सकता है संख्या और ज़्यादा बढ़ जाए। मांगने का अधिकार है, लेकिन हमने भी लीडरशिप से बात की कि एक सर्वे इनके पास रहता है, पार्टी के पास। तो मैं कहता हूं कि जैसे 8 या 10 लोग आपने कहा कि टिकट मांग रहे हैं, तो लीडरशिप को चाहिए कि 8 में से जो कंसीडर कर रहे हैं 2 या 3 लोग या 4 लोग कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ठीक ठाक रखें। और जो दूसरे हैं बेचारे कहीं कंसीडर भी नहीं कर रहे कि कहीं लाइन में हो, उन लोगों को रोक देना चाहिए कि हम अगली बार देखेंगे आपका, पार्टी में आप लगे रहिए। तो कम से कम वो जब लास्ट तक पैसा लगाता है, 5-7-10 लाख रुपए लगा लेता है, वो पार्टी कहीं जयपुर जाता है, दिल्ली जाता है, तो वो कहीं ना कहीं लास्ट में जब उसका टिकट नहीं मिलता है तो रुष्ट होकर के पार्टी का नुकसान करता है। मेरी सोच ये है कि बड़ी लीडरशिप को जैसे 20 या 25 मांग रहे हैं, तो कम से कम उन 20 लोगों को बुला करके बोल दें कि अब अगली बार देखेंगे। थोड़ा हिंट दें उनको कि आप पैसा बर्बाद न करें, निचले स्तर पे वो काम करें। बिल्कुल, जितने ज़्यादा चाहवान होंगे टिकट के बाद में उनका उतना ही मतलब दिल टूटता है और वो बाद में फिर कहीं ना कहीं पार्टी को अंदर खाते नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमने पूरे कांग्रेस के अंदर देखा है कि ये जो छोटी गुटबाजी है इसको संभालने में काफ़ी हद तक नाकाम रहती है पार्टी। अच्छा सर, आप गहलोत साहब के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं, क्या इस कारण आपको हमेशा टिकट मिल जाती है? मैं कहता हूं कि मैं जब से पॉलिटिक्स में आया हूँ, राहुल गांधी जी की सोच थी कि यूथ कांग्रेस के जो चुनाव करवाए गए, मुझे लगता है कि वो एक लाइन थी कि युवाओं को आगे लाने की, और यूथ कांग्रेस ने मेरा पूरा सहयोग किया, ऊपर की लीडरशिप ने भी सहयोग किया। पायलट साहब हो, चाहे गहलोत साहब हों, चाहे सीपी जोशी जी हों, हरीश जी हों, तमाम डोटासरा जी हों, डूडी साहब हों, जितनी भी मेरी लीडरशिप है उन्होंने मेरा खूब मान रखा है। और ग्राउंड रिपोर्ट भी लीडरशिप रखती है, तो ग्राउंड रिपोर्ट का भी मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला, इसलिए मुझे टिकट हमेशा मिला है। कहीं ना कहीं लक कभी काम नहीं करता, वो मेरे साथ हो रहा है कि 278 बूथ थे, 278 से चुनाव हारना हार्ड लग रहा। सर बहुत हार्ड लग होता है जब हम एक छोटे से मार्जिन से 278 से हम चुनाव हार जाते हैं। हमने देखा है आपको कि आप अक्सर ग्राउंड पे ही रहते हैं, ग्राउंड पे बहुत मेहनत करते हैं, लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के सुख दुख में होते हैं। आप जैसे मेहनती कार्यकर्ता या मेहनती नेता को तब नुकसान होता है जब ऊपर की लीडरशिप में लड़ाइयाँ होती है, ऊपर की लीडरशिप में गुटबाजी होती है। और आज भी कांग्रेस की लीडरशिप में सरेआम गुटबाजी दिख रही है। अभी आज ही हम अब बड़े नेता जो हमारे सचिन पायलट जी हैं, उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मैं परसों यानी कि 10-11 तारीख से मैं धरने पर बैठूंगा, एक दिन के अनशन पर बैठूंगा। तो अपने सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना, ये कहीं ना कहीं आप जैसे मेहनती कार्यकर्ताओं को, आप जैसे मेहनती लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं मनोबल गिराने का काम होता है ना सर? देखिए, बड़ी लीडरशिप का काम है, उनके क्या फैसले हैं, उन्होंने क्यों ये कदम उठाया। जो गुटबाजी की बात है, तो हमारे रंधावा जी भी काफ़ी इस विषय पे लगे हुए हैं, तो आने वाले समय में सब कुछ ठीक होगा। सर क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी देखिए भाजपा के नेताओं से भी बातचीत होती रहती है, तो भाजपा के नेता पहले तो इस बात को लेकर खुश हैं कि हर 5 साल बाद राजस्थान की सत्ता जो है वो परिवर्तन है, यहाँ पर जो रिवायत है कि हर 5 साल बाद परिवर्तन। और दूसरा कि आपकी पार्टी के अंदर गुटबाजी बहुत है और ये गुटबाजी दिखती है, और उस गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए जो आपका केंद्रीय नेतृत्व है वो कोई भी ऐसी कोशिश करता हुआ नहीं दिखता है कि उसको रोका जाए, उस पर लगाम लगाया जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि चुनावी साल हैं, वो लोग बहुत आश्वस्त हैं, तो आप लोग जब जैसे मेहनती लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत वाली बात होती होगी ना सर? देखिए, बीजेपी की जहाँ तक बात आई तो इनको तो पकी पकाई रोटियां और खीर में खाने की आदत पड़ गई। अब देखिए, जब से विपक्ष की जो भूमिका ही भूल गई है, जबकि विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। अगर हम कांग्रेस वाले कहीं गलत कर रहे हैं तो उसका विरोध करना चाहिए, नई जो भी योजना गलत है उसका विरोध करना चाहिए, या कोई योजना नहीं लेके आए हैं। लेकिन इन्होंने आज तक 5 साल हो गए कोई ऐसा काम नहीं किया कि कहीं न कहीं सरकार को अगर सोई है तो उसको जगाने का काम करना चाहिए। लेकिन 5 साल में हमने देखा एक आक्रोश रैली करने का प्रयास किया इन्होंने, सतीश पूनिया जी ने,
गांव-गांव में जाकर के हमारे विधायक जी भी गए, लेकिन कहीं न कहीं विरोध का सामना करना पड़ा, गांव में घुसने नहीं दिए बीजेपी के लोगों को। तो ये लोग तो जैसे 5 साल बाद जो एक रोटेशन बना हुआ है उसका फ़ायदा लेने के चक्कर में थे, वो अब की बार दिख नहीं रहा कि अब की बार मिलेगा। और रही बात लीडरशिप की, तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी लगी हुई है कि गुटबाजियाँ ख़त्म हो, पर सब मिलजुल करके कांग्रेस बहुत बड़ा समुंदर है। पार्टी पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, तो कहीं न कहीं ऐसी छोटी मोटी बातें, परिवारों हम मेंबर 4 होते हैं घर में, फिर भी छोटी मोटी लड़ाई चलती रहती है। तो इन लड़ाइयों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए हमें राजस्थान के विकास की ओर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। सर, यहाँ पर जो पीलीबंगा में चेयरमैन आपकी पार्टी कांग्रेस की हैं, हमने देखा है कि यहाँ गंदगी का बहुत आलम है, यहाँ पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो आपकी बात नहीं होती, आप भी निकलते होंगे तो आप देखते होंगे, आपकी बात नहीं होती, आप उनको समझाती नहीं होगी भाई कि क्या कर रखा है आपने, ये शहर का नाश मार रखा है। देखिए, नए ये हमारे क्या है, पीलीभीत के अंदर ईओ नहीं रहा परमानेंट। अभी हमारे चौधरी साहब ईओ लगाए हैं, तो कल भी मेरी बात हुई, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ईओ साहब को बोल करके, एक एसआई को बोल करके सफाई व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास करेंगे। और रही बात, कुछ न कुछ कमियां है हमारे अंदर मान लो, या पार्षदों में मान लो, कि जितना काम पीलीभीत की जनता के लिए करना चाहिए तो उतना हम कर नहीं पा रहे। और आने वाले कोई 5, 7, 10 दिन में जो आपने बात रखी, उनको मैं पूरे मुद्दे को बना करके, उसको रख करके, पटल पे रख करके, उस पर डिस्कस करके पीलीभीत में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से करवाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा क्या किया गहलोत सरकार ने या कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों में कि जनता दोबारा से मौका दे कांग्रेस सरकार को? देखिए, महंगाई की जो मार है, या चिरंजीवी योजना है, गरीबों के लिए मुफ्त दवा योजना, या हॉस्पिटलों में जो पैसे लगते थे वो बात हो, और कोरोना काल के अंदर जो काम किए वो भी अच्छे रहे, और सड़कों की बात हो, पानी की बात हो, जो ये मुद्दे थे, जैसे बिजली का बिल नहीं आ रहा गरीबों का, तो ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आम गरीब को टच किया कांग्रेस की सरकार ने और आम जन तक पहुंचाया। जैसे सिलेंडर अब 500 रुपये में मिलेगा, जो सिलेंडर हमारे यहाँ मोदी वाले सिलेंडर बोलते थे, जो शुरू में दिए गए, लेकिन भरा नहीं पाए बेचारे गरीब आदमी। अब राजस्थान सरकार ने जो 500 रुपये में सिलेंडर किया, तो उन्हें आस जगी है कि हम जो सिलेंडर खाली पड़े थे 2-3 साल से, तो भराने की भी आस जगी है। तो महंगाई की मार को रोकने का काम भी कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए, और पेंशन बढ़ाने की बात हो, पशुओं के नंदीशाला खोलने की बात हो, जो बीजेपी आरएसएस के लोग गौ माता का जो नारा देते हैं, लेकिन असल में जो काम किया कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री गहलोत साहब की सरकार ने, नंदीशालाओं को खोल करके, उनको अनुदान को बढ़ा करके, जो 6 महीने था उसको 9 महीने, 9 महीने वाले को 12 महीने अनुदान करके, जो ऐसी योजनाएं जो लेकर के आए आम को, गरीब को, किसान को, और गौ माता के लिए भी जो काम किया, उससे लगता है कि राजस्थान में सरकार जो है रिपीट होगी। क्योंकि विपक्ष भी, जैसे गुटबाजी की बात करें तो विपक्ष में भी बहुत बिखराव है, और वसुंधरा जी को साइड लाइन कर रखा है, गजेंद्र सिंह जी, 2-3 अन्य, सतीश पूनिया जी, अभी हटाया उनको। तो ये मुझे नहीं लगता कि बीजेपी भी पनप पाएगी अब की बार। अच्छा, यानी कि जो गहलोत सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, खासकर जो लोगों को इंदिरा रसोई के अंतर्गत जो सस्ता खाना मुहैया करवाया जा रहा है, या जो अभी फ़िलहाल में 500 रुपये का सिलेंडर किया गया, और भी पेंशन योजना है, या फिर अभी राइट टू हेल्थ, इस पर बहुत बवाल चला था, तो इसको सुलझा लिया है। इसके लिए आपको और आपकी पार्टी को बहुत बहुत मुबारकबाद पहले तो। और सर, आपने बात करी सड़कों की और स्वास्थ्य की, तो जब हम इस मेन रोड से निकलते हैं तो बहुत खूबसूरत सड़क है ये जब हम जाते हैं, लेकिन जब इससे अंदर जाते हैं गांव में जाने के लिए, तो आपने दौरा किया होगा, सड़कों का बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। सड़कों का वाकई में बहुत बुरा हाल है, जर्जर हो चुके सड़कें। और आपके यहाँ चिकित्सालयों में डॉक्टर नहीं है, हमने लोगों से यहाँ जाना है, लोगों से बात की, यहाँ पर डॉक्टर बिल्कुल नहीं है। सर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, जो डॉक्टर की बात है, 4 साल पहले तो बिल्कुल हॉस्पिटल बंद के कगार पे था। तो 4 साल
जब भी राजस्थान की सरकार बनी, हमने यहाँ लगभग 4 या 5 डॉक्टर लेके आए हैं। पहले तो बिल्कुल खाली था। तो जो लोग बात करते हैं वो जाके अब देखें, हम हॉस्पिटल की हालात डॉक्टर के मायने में तो ठीक है, लेकिन मैं ये भी मानूंगा कि हमारी भी कुछ कमियां रही कि हम जो बड़ा हॉस्पिटल लेके नहीं आ पाए। और हमारा प्रयास रहेगा आगामी दिनों में कि पीलीभंगा को एक बड़ा हॉस्पिटल मिले, या ऑपरेशन भी हों, लोगों को ज़्यादा रेफ़र करने की जो बात है वो न करना पड़े। वो आपकी बात सही है, लोगों ने जो बात रखी है मैं उसकी तारीफ़ भी करता हूँ कि उन्होंने बात रखी है, लेकिन आने वाले समय हम प्रयासरत हैं। हमने जगह का भी प्रयास किया था कि 4 या 4.5 बीघा 5 बीघा की ज़मीन की आवश्यकता रहती है हॉस्पिटल के लिए, लेकिन आगामी आने वाले समय हम और प्रयास करते हुए पीलीभंगा को अच्छा हॉस्पिटल देने का काम राजस्थान सरकार से करवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, इस साल जो एक बहुत बड़ा चुनावी दाव, विपक्षी लोग तो चुनावी दाव कह रहे हैं, जो गहलोत सरकार ने खेला, ये जो नए ज़िले बना करके, इसका कितना असर दिखेगा इस बार चुनाव में? देखिए, नए ज़िले बनाने से फ़ायदा तो मिलता ही है। जैसे हमारी विधानसभा के अंदर नई ग्राम पंचायतें 10 बनाएगी। पायलट साहब हमारे जब मंत्री थे पंचायती राज, तो उसका बेनिफिट तो मिलता ही है, क्योंकि ज़िले अनूपगढ़ के लोग जो है गंगानगर जाना बड़ा एक गरीब आदमी के लिए मेरे को लगता है बहुत बुरी हालत हो जाती थी उसकी, क्योंकि अगर हो सकता है कलेक्टर साहब या एडीएम साहब को मिलना और न मिले तो मेरे को लगता है कि वो समस्या बेचारा भूल ही जाएगा कि दोबारा फिर जाऊँ मैं गंगानगर। तो ज़िले बनने से काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं, उससे आमजन को सस्ता नज़दीक में सारी फैसिलिटियाँ मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इसको फ़ायदा मिलेगा। नए ज़िले बनाने से वाकई कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, तभी इतना बड़ा फैसला लिया गया है। सर, एक युवा होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राज्य में पेपर लीक के मामले बहुत आ रहे हैं। बहुत बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और लेकिन जब बाद में पता लगता है कि भाई पेपर लीक हो गया, तो उसके कारण बच्चों का बहुत नुकसान होता है। यंगस्टर्स इससे बहुत परेशान हैं। तो आप एक युवा होने के नाते आपकी राय या सरकार से आप क्या डिमांड करना चाहेंगे इसमें? देखिए, मेरे को लगता है कि जैसे विधानसभा के अंदर हमारे जो अब राज्यपाल बनाए गए हैं गुलाबचंद कटारिया जी, गुलाबचंद कटारिया जी का मैंने विधानसभा के अंदर बोले थे वो, तो उनको सुना था मैंने। तो उनकी जो बात थी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे टीचर्स का पेपर लेते हैं तो पूरे राजस्थान का एकल ही पेपर हो, ये संभाग वाइज भी पेपर लिया जा सकता है। उसकी मेरिट एक निकाल दो, कम से कम एक संभाग का अगर लीक होता है तो बाकी संभागों पे तो असर न पड़े, पेपर ही अलग अलग होते। ऐसा कोई एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ एक्सपर्ट्स को बुला करके करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो तैयारी करता है और पेपर लीक हो जाना ये है बड़ी उसके साथ बेईमानी है कि रात दिन तैयारी करने के बाद लास्ट में पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। तो मैं कहता हूँ कि इस एक्सपर्ट को बुला करके इस पर विधानसभा में पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके आरोप प्रत्यारोप न लगा करके सभी एमएलएज मंत्री उनको अपनी बात रखनी चाहिए, उसमें सुझाव देने चाहिए। क्यों, हमने देखा है कि विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो बने थे वाद संवाद के लिए बने थे, लेकिन वहाँ तो एक दूसरे का विरोध करना ये करना, मेरे को लगता है कि वो एक जगह नहीं है वाद विरोध करने की। वहाँ तो एक पटल पे एक मुद्दे हों, उसमें क्या संशोधन कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उसमें क्या जोड़ सकते हैं, ऐसी चीज़ों को रखने की आवश्यकता है। वाकई में विधानसभा जो कानून बनाने के लिए या फिर वाद विवाद के लिए बनाई गई थी, अब वो कहीं ना कहीं दंगल का केंद्र बनती जा रही है धीरे धीरे, हमने देखा है। सर, कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि भाई कि अब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो कमान है राजस्थान की वो युवाओं के हाथ में आनी चाहिए? तो अगर युवाओं के हाथ में राजस्थान आएगी तो ये मामले रुकेंगे, क्योंकि युवाओं की बात को एक युवा ही सोच सकता है। तो आपको लगता है कि भाई कि अब युवाओं के हाथ में आनी चाहिए, खासकर सचिन पायलट के हाथ में? देखिए, पूरा भारत जो है युवाओं का देश बोलते हैं इसको। तो जिस तरीके से बुज़ुर्गों ने जब युवा थे अब वो बुज़ुर्ग हो गए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी नया चेंज आता रहता है। तो मुझे भी लगता है कि आने वाला समय है जो युवाओं का ही रहता है, लेकिन पीछे से मेहनत करके आते हैं तो वो युवा जो है मैच्योर हो जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सीट पे बैठेगा।
और उसमें बुज़ुर्गों की सोच को साथ लेकर के चलने की भी आवश्यकता रहती है, क्योंकि सभी से संवाद करके अगर कोई सीट पे बैठ के काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। और युवाओं को मुझे लगता है कि राहुल जी ने बहुत मौके दिए हैं और आगामी भी राहुल जी खुद युवा हैं, तो राहुल जी तय करेंगे कि बुज़ुर्गों को या युवा को जो भी मौका देंगे वो देंगे। सर, आपने बात करी राहुल गांधी की, तो अब हम राहुल गांधी जी ने अभी पीछे भारत जोड़ो यात्रा की, तो आपको कितना असर दिखता है इस भारत जोड़ो यात्रा का आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, राहुल जी को जो सोशल मीडिया पे चल रहा था उनके जो छवि को लेकर के, उसको बिल्कुल जो सोशल मीडिया ने खुद स्वीकार कर लिया। उनके बीजेपी के लोग जो उनके खिलाफ जो बकवास करते थे, लेकिन राहुल गांधी ने जो पैदल मार्च किया, मैं कहता हूँ कि सोच ही नहीं सकता व्यक्ति इतने पैदल। मैंने भी पूरे राजस्थान में उनके साथ पैदल मार्च किया, तो एक जो छवि निखर के आई है कि राहुल जी जो कहते थे कि एसी में रहने वाले हैं, विदेशों में घूमने वाले हैं, जो छवि बनाई थी, तो मैं कहता हूँ कि एक टी शर्ट के अंदर इस गर्मी में और इस ठंड के अंदर मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी पावर या इतना मेडिटेशन करके आए हैं और जो छवि खराब की थी वो छवि दोबारा से एक नई सोच के साथ उभर के कांग्रेस को नई मोड़ की ओर लेके गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इससे जोश मिला है या फिर जो वोटर है उसको भी कुछ फ़र्क पड़ेगा इस यात्रा से? देखिए, फ़र्क तो पड़ेगा। जब हम गए थे तो इतने लोग आ रहे थे और इस भाई खुद कई तो जैसे लेके जाते हैं नेता लोग, लेकिन खुद राहुल जी को देखने के लिए लोग आए थे। तो मुझे लगता है कि जो मोदी जी के या धर्म के नाम पे जो वोट की राजनीति कर रहे थे, उस चीज़ से लोग ऊब चुके हैं और कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं। राहुल जी के नेतृत्व में काम भी करना चाहते हैं। सभी युवा साथी हों, युवा हों, जो बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, अडानी अंबानी के जो मुद्दे उठाए, उन्हें लगता है देश को कि जो एक नेता है जो पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रखता है और निडर होकर के बात रखता है। क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का ही असर था जिससे कि एक राहुल गांधी एक परिपक्व नेता होकर उभरे और बीजेपी को डर लगने लगा, और इस डर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सांसद की सदस्यता ही खत्म कर दी? क्या इसके पीछे यही कारण है या कुछ और कारण भी आपको दिखाई देता है, या फिर ये एक जेन्युइन रीज़न है? क्या लगता है आपको? देखिए, राहुल जी को लोकसभा सदस्यता रद्द करना एक ये लोकतंत्र के लिए काला दिन तो था ही, और विदेशों के अंदर भी इसकी थू-थू हुई। अपने यहाँ पूरे भारत देश ने जो मोदी सरकार ने जो किया, और जो राहुल जी को एकदम से अचानक एक ही दिन में सारे ऑर्डर निकालना, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक तो था ही। लेकिन राहुल जी से जो अडानी अंबानी पे हमला करना या अपनी बातें रखना, देश के लिए बोलना, सुरक्षा के लिए बोलना, इन सब बातों को जब लोकसभा में रखते थे या बाहर रखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं डराने का प्रयास किया राहुल जी को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल जी को इस तरीके से दबा करके और आप उनको चुप करा पाएंगे। वो राहुल जी का मैंने एक सेमिनार यूथ कांग्रेस के माध्यम से ज्वाइन किया था कि चाहे अपनी सरकार हो, अगर अपनी सरकार भी गलत कर रही है तो उसका डट के विरोध करना चाहिए, चाहे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े। तो ये राहुल जी की सोच है कि गलत हो रहा है उसका विरोध करना ही चाहिए। तो राहुल जी तो जो गलत मोदी सरकार कर रही है उसका विरोध करेंगे, चाहे उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करो, चाहे कुछ ही करो। भाजपाइयों से भी हमारी बात हुई इस बात को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि ये तो जी जस्ट एक कानूनी प्रक्रिया थी जिसमें कोर्ट ने फैसला दिया, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और वो ये कहते हैं कि कांग्रेस तो धीरे धीरे पूरे देश से समाप्त होती जा रही है, तो कांग्रेस तो वैसे ही कहीं नहीं है, और मोदी जी का एक जो ऑरा है वो दिन ब दिन और बड़ा होता जा रहा है, जिसको लेकर के हम बड़े आराम से यहाँ का चुनाव निकाल लेंगे। तो मोदी जी जो इतना बड़े अपने आप को लीडर बताते हैं या भाजपा वाले बताते हैं, तो उनके सामने कांग्रेस से ऐसा कोई लीडर दिखाई नहीं देता अभी तक। देखिए, जो बीजेपी वाले हैं झूठ की बुनियाद पे चल रहे हैं। 2014 में आए थे
और जो धर्म का सहारा लेकर के ये अपनी दुकान चला रहे हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है। अब ज़्यादा दिन अब जो युवा मोदी मोदी कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि जो 15 लाख रुपए खाते में आएंगे या हमें रोज़गार मिलेगा, लेकिन वो आज जो युवा सोच रहा था कि मैं नौकरी लगूंगा, ये लगूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में जाऊंगा, लेकिन आज पत्रकार महोदय आपको भी पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी वैकेंसियाँ निकली हैं। जो 2 करोड़ रोज़गार देने की बात की, उनसे युवा रुष्ट हो चुका है। युवाओं ने बड़ी कमान संभाली थी कि मोदी जी आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन अब जो है उनको वापस ये लग रहा है कि हमने जो गलत किया। अब आप देख रहे हो तो सरकारें जो हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सरकारें जोड़ तोड़ करके बनाई गई हैं। बीजेपी की सरकार आप एमएलएज गिनोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो अपना बहुमत हासिल कर पाएंगे हर विधानसभा के अंदर। तो जोड़ तोड़ करके, गठबंधन करके, ईडी का दबाव हो, सीबीआई का दबाव हो, अन्य जो जितने प्रोपगंडे उनको जो किया है, उस हिसाब से सरकारों को मेल जोल करके उन्होंने बढ़ा ली सरकारें। लेकिन आप पूर्ण रूप से जाएंगे तो हिंदुस्तान के अंदर सरकारें इतनी है नहीं। और आने वाला जो 2024 है उसमें पता चलेगा कि मोदी जी की जो वोट परसेंटेज है और है, उसमें मुझे नहीं लगता कि ये मोदी जी सरकार बना पाएंगे। और पीछे का जो प्रतिशत रहा है, तो इनको ये आंकड़े का जो गेम है, जैसे ओवैसी जी को उतार दिया या अन्य किसी पार्टियों को उतार दिया, ये आंकड़ों में मास्टर है। कांग्रेस पार्टी इसमें कहीं न कहीं पीछे रह जाती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सब जो प्रोपगंडा खेल रहे हैं, इनसे लोग ऊब चुके हैं और कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं। युवा साथी हों, बेरोजगार हों, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सर 2024 से पहले 2023 राजस्थान है, जिसे आप सेमीफाइनल भी कह सकते हैं पार्लियामेंट का। तो पहले तो हम यही देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। सर हमने देखा है कि अगर भाजपा नहीं भी अपनी सरकार बना पाती है तो वो हमेशा कोशिश में लगी रहती है, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर अपनी तरफ शामिल करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इतना सशक्त नहीं है कि आप अपने जीते हुए एमएलएस को, विधायकों को रोक सके, नेताओं को रोक सके, जो बड़ी आसानी से उधर चले जाते हैं, चाहे किसी भी लोभ में जाएं, किसी भी उसमें जाएं। तो ये कहीं ना कहीं फेलियर है ना आपके बड़े नेताओं का। देखिए, जो जिनका स्वार्थ हावी हो जाता है, तो वो चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात हो तो वो नहीं मानते। और जो व्यक्ति पार्टी के विचारधाराओं के साथ जुड़ा होता है, वो व्यक्ति नहीं जाता उस पर, चाहे कितने दबाव आए, कुछ भी आए। जो छोड़ के जा रहे हैं पार्टियां, मुझे लगता है कि वो लोग हो सकता है उनको किसी पुलिस का डर हो या अन्य कोई डर हो, या पैसे के दबाव में चले गए हों। ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि अगर वो जाते हैं तो कांग्रेस को फ़ायदा ही होने वाला है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर धरातल पे मजबूत व्यक्ति, कांग्रेस के विचारधारा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, वो जाएगा नहीं। अन्य कोई जाता तो जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो कहीं नहीं जाएगा, चाहे कोई भी सिचुएशन आए, ये कहना है। सर फिर से हम घूम फिर के आते हैं अपनी विधानसभा में। तो सर अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा कि आपकी विधानसभा में पीछे जो बेमौसम बरसात, इसमें बहुत नुकसान हुआ है। तो आपने मुलाकात करने की कोशिश की किसानों से, या उनको कुछ आश्वासन या कुछ मुआवजे की बात हुई है कुछ? क्योंकि किसान बहुत इस समय परेशान है सर बेमौसम बरसात को लेकर के। हमने जो हमारे मंत्री जी आए हुए थे, प्रभारी मंत्री महोदय, उनके माध्यम से हमने कलेक्टर साहब को फीडबैक दे करके जो भी गिरदावरी कराने की बात हो, सभी को आदेशित किया गया है कि जो भी खराबा हुआ है उसकी जानकारी तुरंत प्रभाव से ऑफिसों में दी जाए। उनको, किसानों को जो जिनका नुकसान ज़्यादा हुआ है, उनको लाभान्वित किया जा सके। अच्छा सर, एक अपने चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप ही अपील कर दें अपने कार्यकर्ताओं को। देखिए, एक ये जो किसान बीमा योजना चल रही है, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी पेचीदा है कि जो बेचारा नॉर्मल सा किसान है उसको नहीं समझ में आता है। तो क्यों ना आपके कार्यकर्ता गांव-गांव जाएं, लोगों तक जाकर उनको वो जो मतलब मुहैया करवाएं कि भी कैसे फॉर्म भरना है, कैसे इसको ऑनलाइन करना है, तो बड़ी आसानी रहेगी। तो आप अपने कार्यकर्ताओं को कोई संदेश देना चाहें? जो आपने बात रखी, बड़ी अच्छी बात
कही आपने, आपका धन्यवाद। इस चैनल का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं खुद मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से और खुद भी मैं इस पे संज्ञान लेते हुए वो जो प्रोफार्मा है और है उसकी पूरी जानकारी लेकर के किसानों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। सर लास्ट में थोड़ा सा और समय आपसे लेंगे, आपका बहुत व्यस्त शेड्यूल है। सर ये बताइए कि कोई आपका ऐसा विज़न जो आपको लगता हो, क्योंकि आप बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास एक बार यहाँ की सत्ता आए, ताकि क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई आपका विज़न होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ अपने विधानसभा के लिए, या मेरा आपकी क्या सोच है इस विधानसभा को लेकर के, तो वो आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को या हमें क्या बताना चाहेंगे कि आपका क्या विज़न है कि आप सत्ता में आना चाहते हैं, आपको एक बार विधायक की कुर्सी चाहिए? मेरा तो यही रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जो 5 भौतिक मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पानी हो, जो ये कॉमन बातें हैं, उन पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा कि हर आदमी को स्वच्छ पानी मिले, सड़कें मिलें, हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं मिलें, स्कूलों के अंदर जब से हमने देखा है बहुत सी जगह जो है छत नहीं है कमरों की, जो ऐसी सुविधाएं हैं, जो अपना बेस तैयार होना है पूरे भारत देश का, जो नौजवान निकल के आने, स्कूलों से निकल के आने, तो मेरा वहीं ज़्यादा फोकस रहेगा। और मेरा तो विज़न यही रहा है कि शिक्षा को अगर ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो हमारा देश भी तरक्की करेगा, राज्य भी तरक्की करेगा, परिवार भी तरक्की करेगा। तो मेरा तो यही विज़न है। और बहुत से काम होते हैं वो तो चलते रहते हैं, लेकिन मेन जो 5 मूलभूत सुविधाएं हैं उनका जो है सरकार में रहते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम बनाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। देखिए, इस देश का हर नागरिक टैक्स भरता है, वो इसीलिए भरता है कि सरकारें उस टैक्स के पैसे को वापस उसकी ज़िंदगी में उसकी मूलभूत सुविधाओं को सुधारने के लिए लगाए। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो, मूलभूत सुविधाएं जिसके लिए इंसान को भटकना ना पड़े, वो अपने आप उसको मिल जाएं। ये सोच है, ये एक युवा की सोच है। इसीलिए हम हमेशा ही कहते हैं कि राजनीति के अंदर युवाओं को आना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं लास्ट में आपसे, लास्ट सवाल है कि एक नई पार्टी आपके राज्य में दस्तक दे रही है, तो उसका कितना असर मानते हैं आप यहाँ पे? नई पार्टी, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ सर। आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे थे, जैसे पंजाब में फेल हो गए और राजस्थान में उन्होंने आने का प्रयास किया कि हम फ्री बिजली देंगे, पानी देंगे, तो राजस्थान के अंदर तो पहले से ही फ्री वाला काम है, क्योंकि पहले 100 यूनिट बिजली फ्री थी, अब 200 यूनिट कर दी। तो एक काम गरीब जो मध्यम वर्ग तक है तो उसको बड़ा बेनिफिट मिला है। बिजली के बिल नहीं आ रहे, 0 बिल आ रहे हैं, मोटरों के जो किसानों के बिल है वो नहीं आ रहे, पानी का बिल आ ही नहीं रहा, तो उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा। अब कोई नया गेम खेलने की ऐसा मोदी जी की तरह की कोई हेलीकॉप्टर देने की बात कर दें तो वो एक हो सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं उनको, क्योंकि बुजुर्गों की कहावत है कि जो ख़ानदान परिवार से होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। उनको पता है कि जो बात करेंगे वो कल को देनी आएगी। तो ये जो नई पार्टियां चली हैं ये अपना हमारे कहते हैं सिटा से एक पार्टी है, झूठ मार करके जितनी सीटें आती है ठीक है, लेकिन यहाँ हमें नहीं लगता कि कुछ है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में किसी तीसरे के लिए ज़रा सी भी जगह है? ना, है नहीं अभी तक। ये थे हमारे साथ युवा नेता कांग्रेस के विनोद जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया और अपना विज़न भी बताया कि ये इनका क्या विज़न है, अपने क्षेत्र को लेकर क्या सोचते हैं, अपने राज्य को लेकर क्या सोचते हैं। और सर, हमारी तरफ से आपको अग्रणी मुबारकबाद, अग्रणी आपको बधाई कि आपको टिकट मिले, आप विधायक बने और आपने हमें समय दिया। आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर।